नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन और मैं हूं आपके साथ अनंत। इस देश का लोकतंत्र इस देश की खूबसूरती का एक अभिन्न अंग है, जहां जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन के एक सूत्र पर चलते हुए हर एक नागरिक को समानता के साथ स्वेच्छा से जीने का अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र की आत्मा संविधान को कहा जाना गलत नहीं होगा और इसी संविधान का प्रियम्बल यानी संविधान की प्रस्तावना भी समाज के हर व्यक्ति के लिए समता और न्याय की बात करता है। कानून हर समस्या के सही प्रारूप में समाधान के लिए मौजूद है, लेकिन सही जानकारी ना होने या कानूनी पेचीदगियों के चलते एक बड़ा हिस्सा सही समय पर न्याय हासिल करने में असमर्थ महसूस करता है। और इसी अंतर को खत्म करने के लिए इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी सहायता के लिए। हमारा उद्देश्य है कि किसी भी तरह की कानूनी अड़चन के दौरान आपके साथ हम खड़े हों, आपकी कानूनी सहायता के लिए। और इंडिया लीगल रिसर्च फाउंडेशन इस लीगल हेल्पलाइन के जरिए आपकी कानूनी समस्याओं के लिए निःशुल्क कानूनी सहायता के साथ मौजूद है। जो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं उन नंबर्स पर फोन करके आप हमसे जुड़ सकते हैं, निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं। रोजाना आपके सामने एक नए विषय के साथ हम आते हैं ताकि आपकी कानून संबंधी जानकारी को भी मजबूत किया जा सके। इस दरमियान आप हमसे किसी भी तरह की कानूनी समस्या को लेकर सहायता के लिए हमें कॉल कर सकते हैं। और आज का जो हमारा विषय है वो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी PIL यानी जनहित याचिका को लेकर। आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ आप इस कानून से संबंधित कोई भी जानकारी हमसे ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप किसी और कानूनी समस्या से भी जूझ रहे हैं तो हम यहाँ मौजूद हैं आपके लिए, आपकी हर कानूनी समस्या में आपकी बेहतर सहायता के लिए। विक्रम सेठ हमारे साथ आज मौजूद हैं। विक्रम, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले मैं समझना चाहूंगा, जब जनहित याचिका की बात होती है तो इसका कंसेप्ट दरअसल है क्या? देखिए, जनहित याचिका यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन एक लिटिगेशंस है जिसके अकॉर्डिंगली एक पब्लिक एट लार्ज को यानी पूरी जनता को, पूरी सोसाइटी को कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होता है तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए ये लगती है। हर कोर्ट में एप्लीकेशन, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में एक पिटीशन फाइल होती है जिसको हम रिट्स बोलते हैं। उन रिट में पिटीशन में फाइल होकर किसी का कोई भी फंडामेंटल राइट अगर वायलेट होता है तो हम PIL डाल सकते हैं। कुछ आर्टिकल्स है, आर्टिकल 2 to 6 में, इसमें हाई कोर्ट्स के पास कुछ लिमिट्स भी हैं कि जो लीगल राइट वायलेट होता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में गारंटीड है, उसके भी अकॉर्डिंगली भी हम उसमें रिट फाइल कर सकते हैं। जहां पे पब्लिक एट लार्ज इन्वॉल्व होता है उसमें हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करते हैं। रोजाना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आपने देखा होगा कि रोजाना हर तरह की, हर मुद्दे पे ऐसी पिटिशंस फाइल होती हैं। जी, जो आपने रिट का जिक्र किया विक्रम, तो रिट और PIL में यानी रिट में और पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में दोनों में डिफरेंस क्या होता है, फर्क दोनों का क्या है? देखिए, रिट्स तो कानूनी तौर पे रिट्स ही कहा जाता है। जब भी एक पब्लिक एट लार्ज का एक इशू इन्वॉल्व हो कि पूरी सोसाइटी उसे इफेक्टेड है तो उसको पिटीशन को PIL का रूप किया जाता है। जैसे पब्लिक एट लार्ज होता है तो PIL फाइल होती है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। जैसे कि आपने आजकल देखा, डीमोनेटाइजेशन एक बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ा मुद्दा है। उसमें अभी सुप्रीम कोर्ट पे, हाई कोर्ट्स में, अलग अलग कोर्ट्स में अलग अलग पिटीशन फाइंडिंग है क्योंकि पब्लिक एट लार्ज इफेक्टेड है। उसमें भी रिट फाइल हुई है कि फंडामेंटल राइट हमारा वायलेट हो रहा है या कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हमारा वायलेट हो रहा है कि जिस तरह हमारी ये एक प्रॉपर्टी है, पर्सनल प्रॉपर्टी है, एसेट्स है, जो जिसको रिकवरी के लिए इस तरह हो रहा है, उसमें क्या प्रोसीजर थे, क्या कानूनी तौर पर क्या जो गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया प्रोसेस क्या लीगलाइज्ड है कि नहीं, उस पे कई तरह के रिट्स पेंडिंग है और पब्लिक एट लार्ज इफेक्टेड है, इसलिए वो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। ठीक बात है सर। अगर हम ये कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को ये चीज़ संरक्षित करती है PIL जो है, लेकिन कैसे संरक्षित करती है, इसके लिए हम इसका लाभ हम उठा कैसे सकते हैं? देखिए, अगर आपको पता चलता है कि आपका कोई राइट है और वो वायलेट हो रहा है जो आपको गारंटीड किया गया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ साथ कोई भी ऐसा राइट जो आपका वायलेट हो रहा है जो एज पर लॉ आपको गारंटीड है, तो उसके इन्फोर्समेंट के लिए आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाके रिट फाइल कर सकते हैं। रिट में आप उनसे जो है क्लेम कर सकते हैं कि मेरा राइट वायलेट हो रहा है। जैसे कि सबसे बड़ा मैं बात कहता हूँ आर्टिकल 21 हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, जैसे राइट टू लाइफ है, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। अगर किसी की लाइफ और पर्सनल लिबर्टी अपहेल्ड हो रही है, राइट टू लिव पर्सनल लाइफ जो है, पर्सनल डिग्निटी एंड ऑल दैट, अगर कहीं ना कहीं वायलेट हो रही है किसी न किसी कानून से या किसी न किसी रूप में या किसी न किसी ऐसे एक्ट से जिससे आप वायलेटेड हो, अफेक्टेड हो, तो आप उसमें जाके उसको इन्फोर्स कर सकते हैं कि वो आपको राइट जो है मिले वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन या हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल करके उसको आप इन्फोर्स कर सकते हैं। ठीक है सर, आपने बात की रिट की। अगर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की सर हम लोग बात करते हैं तो क्या सभी जो सरकारी संस्थान है क्या सिर्फ वही PIL के अंतर्गत आते हैं या फिर जो
प्राइवेट संस्थान है जिसमें कि हजारों लोगों का हित जुड़ा होता है, क्या उस संबंध में भी हम पीआईएल डाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आपने सही पूछा। इसमें जो है स्टेट को ही पार्टी बनाया जाता है। आर्टिकल 13 में हमने देखें तो इसमें स्टेट एक प्रोविजन है कि जिस आब्रिट और जो रिपब्लिकन लिटिगेशन है वो स्टेट के अगेंस्ट ही लगती है। जो स्टेट चाहे यानी कि गवर्नमेंट बॉडी हो या गवर्नमेंट बॉडी से एफिलेटेड बॉडी हो, उसको ही पार्टी बना के हम केस फाइल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो राइट्स हैं, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, ये गारंटीड थ्रू गवर्नमेंट है। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये हमें देना, और स्टेट हमें नहीं दे रही, तो इसलिए उन्हीं के अगेंस्ट लगेगा कि हमारे को किसी तरह वो राइट इन्फोर्स कराया जाए। जी ठीक बात है। इस वक्त महाराष्ट्र से मीना हमारे दर्शक अब तक जुड़ चुके हैं। मीना, स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? हेलो जी मीना, अपनी बात रखिए आप। अगर किसी लड़की का शारीरिक शोषण हुआ है तो पहले क्या करना चाहिए उसे? आपकी आवाज हम तक साफ पहुंच नहीं पाई मीना, अपनी बात आप दोबारा रखिए हम तक। अगर शारीरिक शोषण हुआ है तो सबसे पहले क्या करना चाहिए? शारीरिक शोषण अगर होता है, विक्रम जी आपके पास में आता हूँ उस चीज के लिए, अगर किसी महिला के साथ शारीरिक शोषण होता है तो पहला कदम उसे क्या उठाना चाहिए? सबसे पहले इसको पुलिस थाने में जाके कंप्लेंट करनी चाहिए कि किससे कैसे हुआ, किससे हुआ, कौन कौन अभियुक्त है इसमें जो इन्वॉल्व है, जिनसे इनको ऐसा हुआ है। सबसे पहले पुलिस में कंप्लेंट करें। अगर पुलिस में कंप्लेंट होने के बाद इनको कोई एक्शन नहीं मिलता सेटिस्फाइड, तो ये उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में पिटीशन फाइल हो सकती है, और फिर भी नहीं तो ये हाई कोर्ट में भी जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट तक आ सकते हैं उसके ऊपर एक्शन लेने के लिए कि मेरी कंप्लेंट में अभी तक एक्शन क्यों नहीं हुआ है। उसमें कई सारी जजमेंट्स हैं, कानून है प्रॉपर, उसको फॉलो करने के लिए ये उसको इन्फोर्स करें और प्रॉपर प्रोसीजर लॉ का फॉलो करें। जी, लेकिन विक्रम जी अगर ऐसा होता है कि जिस वक्त महिला के साथ दुर्घटना होती है, ऐसी चीजें होती हैं, उस वक्त आसपास कोई पुलिस स्टेशन नहीं है, तो क्या हम सीधा 100 नंबर पे फोन करके भी अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं? क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होता है। 100 नंबर का जो प्रोविजन है वो इसीलिए दिया गया है कि टू मेंटेन पीस एंड लॉ, टू मेंटेन पीस एंड लॉ आप इमीडिएट कॉल करते हैं, 100 नंबर पे कॉल करके पुलिस बुला सकते हैं। लेकिन कई हिंदुस्तान में कई स्टेट्स ऐसी हैं कि जहाँ पे इसकी सुविधा भी नहीं है, तो वहाँ पे कोतवाली थाने बने होते हैं, कोतवाली थाने में जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो कोई ना कोई वहाँ पे दूसरा SDM ऑफिस होगा या कुछ ऐसा ऑफिस जरूर जहाँ पे कोई ना कोई संस्थान होगा जहाँ जाके आप कंप्लेंट कर सकते हैं। हालांकि हिंदुस्तान में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे कोतवाली थाने ना हो, जुरिस्डिक्शन ना हो। बाकायदा 600 डिस्ट्रिक्ट है, 600 से ऊपर डिस्ट्रिक्ट है हमारे हिंदुस्तान में, उतने डिस्ट्रिक्ट के उतने थाने तो जरूर है जी, तो आप बिल्कुल फाइल कर सकते हैं उसमें। सर इस वक्त श्रीराम मुंबई से जुड़ चुके हैं हम तक। श्रीराम, अपनी बात आप रखिए। जी 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 हेलो सर, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है, अपनी बात आप रख सकते हैं, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर ऐसा है ना कि हमने जो PIL एक डाला था मुंबई हाई कोर्ट में, तो वो PG सेल को भेज दिया, वो आज तक हमारा पेंडिंग पड़ा। उसके लिए कुछ है आपके जो हम कर सकते हैं? किसको भेज दिया? किसको भेज दिया PIL आपका? PIL हमने एक डाला था अपना वो मुंबई हाई कोर्ट में, तो मुंबई हाई कोर्ट ने PG सेल में भेज दिया, और PG सेल में आज तक 2 साल से पेंडिंग पड़ा है। अच्छा, पब्लिक ग्रीवेंस सेल में भेज दिया। जी 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 जी, वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है, और PG सेल में पेंडिंग ही पड़ा। वहाँ जाओ तो क्या बोलते हैं, पुलिस कुछ नहीं करती है, ये नहीं करती है, मतलब उसमें कुछ मतलब ही नहीं हो रहा है। आप दोबारा एक पिटीशन मूव कीजिए हाई कोर्ट में, एक एप्लीकेशन लगाइए कि जो आपका उस PIL में जो ऑर्डर हुआ था, जिस ऑर्डर के अकॉर्डिंग वो PG सेल में भेजा गया था पब्लिक ग्रीवेंस सेल में, कि वहां तक अभी तक डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ, तो एक एप्लीकेशन लगाए टू डिस्पोज ऑफ दैट ग्रीवेंस एज अर्ली एज पॉसिबल, ताकि आपको उस सुविधा का उपलब्धि में फटाफट फायदा मिले, ताकि आप आगे जा सकें। अगर आपकी सुविधा, आपके ग्रीवेंस सॉल्व नहीं होती है, रिड्रेस नहीं होती, तो आपको उसी हाई कोर्ट में दोबारा से एक दरखास्त लगानी पड़ेगी। ठीक है श्रीराम, उम्मीद करता हूं कि विक्रम ने जो बातें कही आपके लिए कामगार साबित होंगी। विक्रम, अगर PIL दाखिल करने की बात आती है, रेट दाखिल करने की बात आती है, तो उसका प्रोसीजर क्या होता है? क्या कोई प्रॉपर फॉर्मेट इसका होता है? कहाँ जाकर हम ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं इस चीज की? नहीं, देखिए प्रॉपर फॉर्मेट एक पिटीशन का ही होता है, पिटीशन के रूप में ही फाइल होती है। आप थ्रू एन एडवोकेट करके आप फाइल कर सकते हैं, और उसमें फाइलिंग का कोई एक डिफरेंट एस्पेक्ट नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि कोर्ट को आप सब चीजें बताएं, फेक्ट एंड फेयर मैनर में एक ब्रीफ करें कोर्ट को भी कि क्या असली में राइट्स थे आपके जो वायलेट हुए, और क्या असली में आपने उससे पहले ऐसे रेमेडीज एक्सॉस्ट कर ली जहाँ पे आपकी अडॉप्ट नहीं हुई, तो आप यहाँ तक चल के आपको आना पड़ा। तो ये आपको पूरा फॉलो अप करना पड़ेगा प्रोसेस, तभी ही वो रिट्स और PIL मेंटेनेबल होंगी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, लेकिन सर जब हम रिट की बात करते हैं, PIL की बात करते हैं कि क्या कोई
टाइम बाउंडेशन भी होती है कि इतने वक्त के अंदर अंदर आपकी सुनवाई होनी होगी, इतने वक्त के अंदर अंदर इस केस का पूरा निपटारा होना होगा? नहीं, देखिए कोर्ट के ऊपर बर्डन इतना इसमें टाइम पीरियड सर्टेन नहीं होता, लेकिन ये जरूर है कोई इमीडिएट रिलीफ आपको कोर्ट हमेशा देती है। अगर आप कोर्ट को अपनी अर्जेंसी दिखाएंगे तो अर्जेंसी के ग्राउंड्स पे आपको इमीडिएट रिलीफ भी मिलता है, अर्ली डिस्पोजल भी मिलता है, अर्ली हियरिंग भी मिलता है, सब कुछ मिलता है। तो ऐसा कुछ नहीं है, कोर्ट में सब चीज़ों के रास्ते हैं, आप सब चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हैं। इस वक्त मध्य प्रदेश से रानी हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। रानी, अपनी बात रखिए, आप कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? जी रानी। हेलो जी रानी। सर, हमारी मम्मी का केस चल रहा है आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का कमिश्नर ऑफिस में। जी। तो वहाँ पे इन्होंने, इनके जो अधिकारी है उन्होंने नई नियुक्ति कर दी है जी। और उन्होंने वहाँ पे नई नियुक्ति कर दी है। जी। तो उस नई नियुक्ति में इन्होंने कंडीशन डाली है। जी। उस नई नियुक्ति में इन्होंने कंडीशन डाली है कि जब तक पूर्व कार्यकर्ता अपील करेगी कहीं कोर्ट में तो अंतिम आदेश उस न्यायालय का माना जाएगा। रानी, जो आपकी मदर हैं, जो आपकी मम्मी हैं, जिनकी अपॉइंटमेंट वहाँ पे थी, तो कुछ कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस थी, परमानेंट बेस थी, कैसे वो वहाँ पर काम करती थी? जी जी। जो कमिश्नर ऑफिस में जो केस चल रहा है, बेहतर होगा कि उस केस की जो तमाम कागजात आपके पास मौजूद हैं उन कागजातों को आप हम तक पहुंचा दें, ताकि हम लोग बेहतर स्थिति से समझ पाएं कि दरअसल वहाँ पर वस्तु स्थिति है क्या, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको उस चीज़ में एक्ट करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए और इस शो में अपना विश्वास दिखाने के लिए। विक्रम जी, शो के दौरान हमने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की बात की, हमने फंडामेंटल राइट्स की बात की। फंडामेंटल राइट्स तो हमारे मूल अधिकार होते हैं, उस बात से अक्सर लोग भली बातें परिचित हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की जब बात आती है तो ये राइट्स क्या होते हैं? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक ब्रीफ फ्रेमवर्क डॉक्यूमेंट है जिसमें हर तरह का कानून है। हिंदुस्तान के कानून का इट्स अ पेरेंट लॉ ऑफ एवरी लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में कानून किस तरह बनेगा, कॉन्स्टिट्यूशन लेजिस्लेशन किस तरह वर्क करेगी, गवर्नमेंट की बॉडीज क्या है, प्रेसिडेंट की पावर क्या है, गवर्नर्स की पावर क्या है, चीफ मिनिस्टर की पावर क्या है, म्यूनसिपैलिटी की पावर्स क्या है, सारे की सारी पावर, सारा शेड्यूल, सारा रूल, सब कुछ इस कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइन है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन हम देखेंगे तो 300 से ऊपर उसमें आर्टिकल्स हैं, लगभग 23 चैप्टर्स हैं, 23 पार्ट्स हैं उसमें। तो उस पार्ट्स के अंदर सारे आर्टिकल्स हैं। अगर हम उसको थ्रू आउट देखें तो उसमें इतने सारा पूरा ब्रीफ डॉक्यूमेंट है, जिस डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा सेट रूल बताया गया है और उसी को में ही जो कानून के धारे में हमें राइट्स दिए गए हैं उसी के लिए ही हम उसे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कह सकते हैं। इसी तरह कभी कभी कोई कानून जो पास होता है और हम कहते हैं कि अल्ट्रा वायरस है, इन द सेंस कि ये जो कानून बना है अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन बना है। अल्ट्रा वायरस इसलिए है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है ये, तो इसीलिए इस तरह का प्रोसेसर बनाया। इंदौर से विनोद हमारे दर्शक जुड़ चुके हैं हम तक। विनोद, अपनी बात आप रखिए, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर जी। जी विनोद। हेलो जी, ये हम प्रेतक संपत्ति के बारे में जानकारी चाहिए थी। जी जी सर, हम 1996 में केस जीत गए थे जी। और जैसे फिर मेरे पापा ने सेकंड वाइफ रख ली, तो अभी 2016 में केस लगाया था, तो अनुविभाग में फिर जीत गए हम सारियों। तो अब हमें दिक्कत नहीं आएगी? सर, अगर कोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में है तो उसके बाद फिर दिक्कत का क्या प्रावधान है उसमें, कैसे दिक्कत? नहीं सर मैं हम दो बार जीत गए हैं जी। एक सिविल केस में जीत गए और अब अनुविभाग में जीत गए हैं जी। तो परेशानी क्या है आपको इसमें? नहीं सर, वो जीत गए, अब आगे दिक्कत तो नहीं आएगी सर? हमको सर से पूछना था। विक्रम जी। जी नहीं, दिक्कत किस तरह की, मतलब सर कैसी दिक्कत, किस दिक्कत की बात आप कर रहे हैं? जैसे सर, जैसे मान लो अब आगे केस तो नहीं लगाएगा वो, जैसे हम जैसे अनुविभाग में जीत गए हैं। नहीं, देखिए वो तो हर किसी का एक राइट है, लीगल राइट है। अगर वो अपील दलील करेगा तो उसकी जरूर करेगा, और आप केस अगर स्ट्रॉन्ग ग्राउंड्स में जीते, मेरिट्स में जीते, तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। किसी के हाथ पांव आप बांध नहीं सकते, कानूनी अधिकार आपके पास है तो उनके पास भी है। जो वो करेंगे आप मेरिट्स पे फाइट करें। आप मेरिट्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो आप चिंता क्यों करते हैं? आप बिल्कुल जीतेंगे, बिल्कुल विश्वास रखें जीत का, आप लड़ें केस को। विनोद की संतोषजनक स्थिति आपके लिए इस वक्त होगी विक्रम जी की बातें सुनने के बाद। सर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जब बात करते हैं तो और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एक याचिकाकर्ता के दिमाग में होने चाहिए, प्रोसेस फॉलो करते हुए पता होना चाहिए चीजें?
देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात है क्या हम जिस मुद्दे पे एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल रहे हैं, क्या उसमें ऑलरेडी कितना लिटरेचर रिव्यू यानी कितना प्रोसेस था जो ऑलरेडी फॉलो अप हो चुका है, क्या वाकई में ही इसमें कोई और कोर्ट की गाइडलाइंस आ चुकी हैं, कुछ ऑलरेडी एक सेट गाइडलाइंस बनी हुई हैं, तो हमें उस चीज़ में नहीं जाना चाहिए। जैसे विशाखा करके एक जजमेंट है जिसमें बोलते हैं सेक्सुअल हरेसमेंट एट वर्क प्लेसेस ऑफ वुमेन्स का है, तो ऑलरेडी इतनी गाइडलाइंस है, इतना सब कुछ प्रोसेस है, तो अगर उसमें फिर कोई रिट जाएगी तो ऑलरेडी उसमें ऑर्डर्स हैं, तो उसमें कुछ ना कुछ कमी होगी तो बेहतरी के लिए जा सकता है, यानी हमको आगे फेस फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो इसलिए इस तरह के मुद्दे जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं उसका रिव्यू करके ही हमें कोई ना कोई एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन फाइल करना चाहिए और देखना चाहिए। और वाकई में अगर उस तरह की कोई गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आ रखी है और उसका वायलेशन हो रहा है तो आप बेटर है उसमें कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करें। क्योंकि ऑलरेडी सेट गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की है और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग सबको कंप्लाई करना है, और अगर नहीं करता है और आपका राइट वायलेट हो रहा है तो बेटर है उस स्टेज में पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन की जगह आप एक कंटेम्प्ट पिटीशन मूव करें कि आपको ये राइट्स दिए गए थे जो वायलेट हो रहे हैं। तो इस तरह की कुछ चीजें हैं जो हमें दिमाग में जब रिट की बात करते हैं सर 5 अलग-अलग तरह की रिट की बात हम लोग से करते हैं, इसमें हेबियस कार्पस, मैंडेमस, क्यूर अंत्रो, सर्टिलरी, ये तमाम चीजें होती हैं। कौन-कौन सी रिट किस चीज के लिए होती है, चाहूंगा दर्शकों को समझाएं आप एक बार। देखिए, वो एक लीगल सेट गाइडलाइंस है, तो ये सब लोग तो इसको नहीं रख पाएंगे, फिर भी एक नॉलेज के लिए हेबियस कॉर्पस होता है कि टू बी प्रिवेंट द अनलॉफुल अटैचमेंट और अनलॉफुल जिसको हम कहेंगे कि किसी ना किसी तरीके से अनलॉफुल डिटेन की ना हो, उसी के लिए ही हैबियस कॉर्पस रिट है। इस तरह ही 4-5 रिट्स और हैं, उस रिट्स को फॉलोअप करना जाता है और कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया ये कोर्ट्स ये देखती हैं कि इसमें कोई ना कहीं किसी का लीगल या फंडामेंटल राइट वायलेट ना हो, उसके लिए है प्रोहिबिशन है, सेशोरी है, कोई केस चल रहा है वो आपके अगेंस्ट चल रहा है वो नहीं फाइल होना चाहिए। तो इस तरह एक लीगल सेट गाइडलाइंस है, तो वो जनता को उससे सबसे पहले देखना जरूरी है कि सबसे पहले तो अपना कॉन्स्टिट्यूशन ही पढ़ लें, बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए ठीक है सर, इस वक्त राम भरत हमारे साथ हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। राम जी स्वागत है आपका, अपनी बात आप रखिए सर, अपनी बात रखिए, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, मैं राम जी बोल रहा हूँ सर। जी सर, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं, क्या दिक्कत है आपके सामने? मेरा एक्सीडेंट हुआ था 2013 में जी, और मेरी जिसकी हड्डी टूटी हुई है सर जी, मेरी पूरी हड्डी टूटी हुई है सर जी, और 90% मतलब क्या है डॉक्टरों ने वो बना दिया था, सर्टिफिकेट दिया था सर। मैं आज पड़ा हुआ हूँ बेड पे जी। तो सर हमसे क्या चाहते हैं आप इस मामले में? और मेरे लिए क्लेम में पूरा पैसा ही नहीं मिला सर, मेरे लिए 5.25 लाख रुपए का पेमेंट दिया। क्या राम जी, आपकी आवाज हम तक बहुत साफ दर से पहुंच नहीं रही है, आपका नंबर हम तक जरूर पहुंच चुका है। इंडिया लीगल एसिस्ट फाउंडेशन की टीम की तरफ से आपको कॉल की जाएगी और बेहतर जानकारी आप तक इस बारे में जरूर पहुंचाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, अगर PIL की बात करते हैं, उससे पहले गुजरात से उमेश हमारे दर्शक हम तक जुड़ चुके हैं। उमेश, अपनी बात आप रखिए। सर, मैं केटेश, ये हमारे वहाँ पे एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक खुला था, केटेश्वर कोऑपरेटिव सोसाइटी करके जी। तो उसमें काफी सारे पैसे गए हुए। वलसाड़ जिले के जैसा सरीगाम हमारा है, सरीगाम में करीबन 80-90 लाख रुपए गया हुआ है जी। उसमें हम लोग ने पेमेंट भी जमा करवा दिया, लेकिन केस भी कर दिया है, लेकिन अभी तक उसका कुछ रिजल्ट नहीं आ रहा है। ठीक है, तो क्या केस आपका चल रहा है अभी? हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ रिजल्ट नहीं आया। ठीक है उमेश, देखिए जो मामले सब जुडिस होते हैं, जो मामले अदालत में लंबित होते हैं, उनके बारे में कोई एक्सपर्ट ओपिनियन दिया नहीं जा सकता बगैर उनके कागजातों को देखे हुए। तो बेहतर होगा कि आप किसी भी माध्यम से, हमारे ईमेल के माध्यम से, हमारे एड्रेस के माध्यम से या व्हाट्सएप के माध्यम से आप केस से संबंधित कागजात पहले आप हम तक भेज दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बेहतर स्थिति में आ पाएंगे उन कागजातों को देखने, उनको पढ़ने के बाद कि कोई भी कानूनी सलाह इस संबंध में आपको हम दे पाएं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हम तक जुड़ने के लिए। सर, क्या PIL में कोई एक लैंडमार्क जजमेंट अब तक रहा है, कोई रेवोल्यूशनरी जजमेंट रहा हो किसी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के डालने के बाद? देखिए, हर सब्जेक्ट में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स पे एक जजमेंट रहा है। अगर हम शुरू से फॉलो करें, केशवानंद भारती, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वगैरह सब चीज़, और भी कहीं जजमेंट्स हैं, DK वासु जिसमें हमारे क्रिमिनल लॉ के ऊपर है, मेनका गांधी वर्सेस वगैरह, ये कुछ सेट गाइडलाइंस हैं जो हर मुद्दे पे अलग अलग हैं। तो उसके लिए डिस्कस करने के लिए तो इसमें बहुत वाइड टॉपिक है, और फिलहाल ये है उस चीज़ों के लिए देखने के लिए कि कभी आप पुलिस स्टेशन पे जाएं तो वहाँ पे बकायदा स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, DK वासु स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल लिखा होगा, सेट गाइडलाइंस लिखी होती हैं, तो उसमें बकायदा वो जजमेंट्स है। तो अगर आपका थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट बने और आप देखें और उसको नेट पर सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि उसमें कितना ही एक क्रिमिनल लॉ के बारे में कितना सेट प्रोसीजर बता रखा है कि उसके ताकि किसी बंदे का वो राइट वायलेट ना हो, ताकि
ताकि किसी का फंडामेंटल राइट वॉलेट ना हो। तो इसीलिए तभी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में और फंडामेंटल राइट्स में बार बार किया गया है कि नोबडी कैन बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो मतलब बाकायदा एक कानून है, एक सिस्टम है, उसी के अकॉर्डिंगली एक प्रोसेस अडॉप्ट होता है। ठीक है, इस वक्त राजगढ़ से हेमराज यादव हमारे दर्शक में जुड़ चुके हैं। हेमराज, अपनी बात आप रखें, कैसे आपकी सहायता हम लोग कर सकते हैं? सर मैं पूछ रहा हूँ सर, मेरे ऊपर एक केस था पहले जी, मेरे ऊपर सर एक केस था पहले जो खत्म हो चुका है, जो दहेज प्रताड़ना वाला रहता है नहीं जी, वो केस था, वो खत्म हो चुका है। तो मान लो मैं कोई सर्विस में अगर जाता हूँ तो वो जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में तो उससे कोई दिक्कत तो नहीं आती? मतलब सर क्या केस था आपके ऊपर? दहेज प्रताड़ना का जो केस रहता है नहीं, जो घरेलू हिंसा वाला जी, वो था, तो वो खत्म भी हो चुका है, कोर्ट ने आदेश भी कर दिया, उसने दोष मुक्त कर दिया मैंने। ठीक है विक्रम जी, आपके पास मांगो इस चीज नहीं, देखिए अगर ये एक्यूटल हुआ है इतना किसी तरह के क्रिमिनल केस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर एक्यूटल नहीं है, कन्विक्शन भी है, और कन्विक्शन भी में और अगर प्रोबेशन ऑफ ऑफेंडर्स एक्ट के अकॉर्डिंग उनको प्रोबेट में छोड़ दिया गया है, प्रोबेशन एडमोनिश कर दिया गया है, अगर कुछ इस तरह भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कन्विक्टेड है तो दिक्कत जरूर आएगी, और कन्विक्टेड में तो सजा भी काट चुके होंगे ये, अगर वो काट चुके हैं तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो ये तो इनको अपना ऑर्डर देखना पड़ेगा, इनका ऑर्डर क्या था, एक्यूटल का था, कन्विक्शन का था, और इनकी ऑर्डर की कॉपी जरूर हमें देखनी पड़ेगी उससे पहले। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हेमराज। अगर इस बारे में और कोई विस्तृत जानकारी आप चाहते हैं तो जो ऑर्डर आपका रहा है आखिर में, उस ऑर्डर की कॉपी आप हम तक भेजिएगा, उस वक्त हम लोग बेहतर काबिल हो पाएंगे इस चीज़ के लिए कि आपको बेहतर सहायता हम लोग दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका विक्रम जी हम तक जुड़ने के लिए और बेहतर जानकारियाँ और बेहतर पर्सपेक्टिव PIL और रिट के बारे में हम तक पहुँचाने के लिए। इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन का एकमात्र उद्देश्य यही है कि समाज के हर व्यक्ति के और हर वर्ग के व्यक्ति के पास सही समय पर सही न्याय पहुंचे। और इस मामले में अगर आपके सामने कोई भी दिक्कत सामने आती है, किसी भी कानूनी समस्या से आप जूझते हैं, तो भरोसा आप रखिए, इंडिया लीगल सर्च फाउंडेशन की इनिशिएटिव लीगल हेल्पलाइन में हम यहाँ मौजूद हैं आपकी हर तरह की कानूनी समस्या में आपके बेहतर और निःशुल्क कानूनी सहायता के लिए। नमस्कार।